अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑक्सिन। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सिन की जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ऑक्सिन जो हार्मोन है ये पाया कहाँ पे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ट्रांसपोर्ट और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सिन बेसिकली है क्या। तो बेसिकली जो ऑक्सिन है ना, ये क्या है? ये हमारे पास है फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस करते होते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? शूट के एपेक्स पोर्शन में, ठीक है। शूट के टिप्स के ऊपर और रूट की टिप्स के ऊपर और रूट अपाइसिस, ठीक है। एपेक्स पोर्शन में मतलब कि टिप्स के ऊपर ये प्रोड्यूस होता है। और ये जो एपेक्स पोर्शन है ना, जो ये टिप है ना रूट और शूट की, यहाँ से ये हार्मोन ट्रांसलोकेट होता है कहाँ पे? जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत की चीज़ की सेल इलोंगेशन के लिए जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, जिस साइड पे। तो ऑक्सिन इज द फाइटो हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस एट द शूट और रूट अपाइसिस, इट मीन्स tips, and translocate from this apices portion to the zone of elongation. क्लियर? कि जहाँ पे इलोंगेशन करवानी होती है ना इस ऑक्सिन ने सेल की, वहाँ पे ये ट्रांसलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सिन की अगर हम बात करें कि ऑक्सिन का बेसिकली फंक्शन क्या है, तो ऑक्सिन जो होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है किस चीज़ के अंदर? ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ये एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। इट प्रमोट ग्रोथ एट द एपेक्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स, ठीक है। तो ये ग्रोथ को प्रमोट करता है किस डायरेक्शन में? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल। तो अब हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन कर लिया ऑक्सिन का। अब किस इंसान ने जो है ये इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को? इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, इंट्रोड्यूस्ड ये किया था किसने? कॉगल एंड हैगन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसको आइसोलेशन किसने करवाई थी ऑक्सिन की? ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि आइसोलेट किसने किया था ऑक्सिन को। तो वेंट था एक साइंटिस्ट जिसने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को। कहाँ से इसने आइसोलेट किया था वेंट ने? अवीना कोलियोपटाइल टिप में से, ठीक है। कोलियोपटाइल टिप में से ना इस ऑक्सिन को आइसोलेट किया था वेंट ने, ठीक है। तो इसको जिस मेथड से इसको आइसोलेट किया गया था ना, उस मेथड को हम अवीना जो है अवीना कोलियोपटाइल मेथड भी कहते हैं, या फिर उस मेथड को जिससे वेंट ने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को कोलियोपटाइल टिप में से, उसको हम कहते हैं कर्वेचर टेस्ट। इस मेथड को क्या कहा जाता है? कर्वेचर टेस्ट। क्लियर? कर्वेचर टेस्ट कहते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें कि ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से हैं प्लांट्स के अंदर, तो हम उसकी बात करते हैं कि नेचुरली जो होते हैं ना ऑक्सिन, वो कौन कौन से पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। तो नेचुरल बात हम करते हैं नेचुरल ऑक्सिन की। तो नेचुरल ऑक्सिन जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, हमें पता है वो हमारे पास क्या है? IAA, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये हार्मोन पाया जाता है नेचुरली प्लांट के अंदर। तो कुछ जो होते हैं वो सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी होते हैं हमारे पास, तो हम उसकी भी बात करते हैं कि सिंथेटिकली कौन कौन से ऑक्सिन पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। सिंथेटिक ऑक्सिन, ठीक है। तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो कौन से होते हैं। तो सिंथेटिक है हमारे पास इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये नेचुरल है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। और एक है हमारे पास जो है 2,4-D इसको कहते हैं। और अगर इसका पूरा नाम पढ़े तो 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी, फिनॉक्सी की स्पेलिंग गलत हो गए, EN आना यहाँ पे, ठीक है ना, ओ से पहले। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये होता है, ठीक है। उसके अलावा है 2,4-T, ये कौन सा है? 2,4-ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक
एसिड, ये सिंथेटिक है जो हमारे पास ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो होते हैं इसकी फॉर्म्स कैसी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन की फॉर्म्स जो होती हैं ये किस तरह की होती हैं। तो जो फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की, तो नेचुरली जो है ऑक्सीजन की फॉर्म्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। नेचुरली ऑक्सीजन हैव 2 फॉर्म्स। कौन कौन सी ये फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। एक होता है फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होता है ना ये फ्रीली डिफ्यूज करता है टिश्यूज में। फ्रीली डिफ्यूज, ये डिफ्यूजेबल ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये टिश्यूज के अंदर फ्रीली डिफ्यूज करता है। और दूसरी फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, दूसरा एक होता है फ्री ऑक्सीजन और दूसरा होता है बाउंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो बाउंड ऑक्सीजन की क्या फॉर्म होती है कि ये फ्रीली मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये बाउंड ऑक्सीजन जो होता है ये जस्ट प्लांट टिश्यूज रिलीज करते हैं किस चीज़ के बाद, हाइड्रोलाइसिस के बाद इसको वाटर के जरिए तोड़ के रिलीज करवाया जाएगा। ये फ्रीली मूव करेगा और इसको वाटर के बाउंड ऑक्सीजन जो होगा इसको जस्ट ये बाउंड होगा प्लांट्स के अंदर। ठीक है, टिश्यूज के अंदर, और इसको टिश्यू से रिलीज बाउंड ऑक्सीजन को कब करवाया जाएगा, या तो वाटर से तोड़ के करवाया जाएगा या फिर किसी कैटालिसिस के, जिसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं, कैटालिसिस के जरिए किसी तोड़ा जाएगा। ठीक है, या फिर किसी इंजाइम के जरिए तोड़ा जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, इंजाइमोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो मोस्टली होता है बेसिपेटल। बेसिपेटल ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, टिप से ना, फ्रॉम टिप टू बेस, टिप से एपेक्स पोर्शन से, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही टिप्स पे होता है रूट्स और शूट की, तो इस टिप से ना ट्रांसपोर्ट कर जाता है कहाँ पे, बेस की तरफ। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर होता है फ्रॉम टिप टू, फ्रॉम एपेक्स पोर्शन टू दी बेस पोर्शन। ठीक है, तो अगर हम पोलर ट्रांसपोर्ट की बात करें ऑक्सीजन का, अब हमने बात तो कर ली कि ट्रांसपोर्ट नेचुरली होता है एपेक्स पोर्शन से बेस की तरफ। ठीक है, बेसिपेटल ट्रांसपोर्ट होगा। अगर हम बात करेंगे कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो जो इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, इस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने वाले मटीरियल भी पाए जाते हैं। इन इनहिबिटर्स को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन की पोलर ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो एक हमारे पास होगा 2,3,5 ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड। ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड एक होगा एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा एंटीऑक्सीडेंट, नेफ्थाइल, ठीक है, थैलामिक एसिड, ये दूसरा एंटीऑक्सीडेंट होगा। 2 होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, जो इनहिबिट करते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ दी ऑक्सीजन को। एक होता है 2,3,5 ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड और दूसरा होता है नेफ्थाइल थैलामिक एसिड। ठीक है, तो अब हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो अब हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो मैं आपको ना एक, अगर एज ए लॉन्ग ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को याद रखने का एक ना तरीका बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है ना, तो एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है, मैक्सिमम आपको फिर इसके इफेक्ट्स याद रहेंगे। ठीक है ना, तो वो है 2PCR रेफ। ठीक है ना, 2PCR रेफ। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है कि PCR 2 क्यों मैंने कहा, और बाद में रेफ P4 एक होता है, P4 हमारे पास
P फॉर प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन और पार्थिनोकार्पी इफेक्ट, C फॉर सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन और कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। और हमारे पास R फॉर क्या है, रूट इनिशिएशन ऑक्सीजन करवाता है, और रूट इनिशिएशन के अलावा इनके अंदर है रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देता है। A फॉर जो है वो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, एपिकल डोमिनेंस के अंदर, A फॉर एपिकल डोमिनेंस, और F फॉर फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन, एंड E फॉर इरेडिकेशन ऑफ वीड। तो आप इन पॉइंट्स को इस तरह याद रख सकते हैं, 2PCR रेफ, ठीक है, RAFE रेफ, 2PCR रेफ के जरिए आप याद रख सकते थे। अगर हम 2P की बात करें, 2 दफ़ा P के अंदर कौन कौन से P जाते हैं, एक है पार्थिनोकार्पी, ठीक है, मैंने एक दफ़ा पहले भी बता दिया है, आप वीडियो को पॉज करके ना वो जो मैं बता रही हूँ पॉइंट्स उनको लिख लें, ठीक है। कौन कौन से मैंने यहाँ पे बताए हैं, हर जो स्पेलिंग है उसकी नेक्स्ट जो है वो एब्रीविएशन बन रहा है, ठीक है। तो जो मैंने खुद से ये बनाए हैं ताकि आपको याद रहे ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो पार्थिनोकार्पी की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ये इंड्यूस करता है फॉर्मेशन किस चीज़ की, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की फॉर्मेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बने। हमें पता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, विदाउट पॉलिनेशन बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रमोट करता है ताकि फॉर्मेशन ऑफ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की, ठीक है। तो अगर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है ना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की ओवरीज के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इनकी ओवरीज के अंदर होती है बहुत ज़्यादा, बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू दैट प्लांट्स विच प्रोड्यूस देयर फ्रूट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उनकी ओवरी के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, जिन्होंने अपने फ्रूट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो अपने पार्थिनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना, तो ऐसे प्लांट्स की ओवरी जो होती है उनके अंदर जो होते हैं वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक पार्थिनोकार्पी की बात कर दी, दूसरे पी का क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। तो एब्सिशन एक ऐसी लेयर होती है जो फ्रूट के गिरने का, लीव्स के गिरने का या फ्लावर के गिरने का जो होती है वो काज बनती है, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ, तो एब्सिशन की प्रिवेंशन करवाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, नेचुरल ऑक्सीजन वो क्या करता है, वो एब्सिशन लेयर को बनने से बचाता है। नेचुरल ऑक्सीजन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर बनने से ना नेचुरल ऑक्सीजन बचा देता है। जो ये एब्सिशन लेयर होती है ना, ये ऐसी लेयर होती है जो फूल को, फलों को और पत्तों को गिराती है, ठीक है ना। फॉल ऑफ, इस एब्सिशन लेयर की वजह से फ्रूट, लीव्स या फिर उसके अलावा जो होते हैं फ्लावर्स ये गिरते हैं, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सीजन इनके गिरने के अमल को रोक देता है। तो 2P की बात होगी, एक P से पार्थिनोकार्पी, एक P से प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, दूसरा है C। तो C के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है सेल डिवीजन, और दूसरा है इलोंगेशन। तो जो ऑक्सीजन होता है ना वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, और सेल इलोंगेशन, और सेल को की इलोंगेशन के अंदर ना ऑक्सीजन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन और शूट्स के अंदर सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो होता है ना ये सेकेंडरी ग्रोथ भी कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर भी करवाता है, ये इन्वॉल्व होता है स्टेम के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। हमें पता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो जाइलम और फ्लोएम की डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है कि वो डिफ्रेंशिएट करें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को, एंड फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन को ही कंटिन्यू नेक्स्ट रखते हुए बात करते हैं कि सी एक हो गया है, 2C है ना, तो एक C हो गया। अब दूसरे C की बात करते हैं हम, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ही है कैलस फॉर्मेशन, कैलस
फॉर्मेशन। तो कैलस में पता है वो स्ट्रक्चर जो जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं विदाउट किसी ज़रूरत के बगैर भी। जिस तरह के इसको कैलस जो होता है ना, इसको प्लांट कैंसर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अब नॉर्मल सेल डिवीजन होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ये प्रमोट करता है कैलस फॉर्मेशन को। ऑक्सीजन प्रमोट कैलस फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो होता है 2p भी हो गया, 2c भी हो गया, 2r की रूट फॉर्मेशन। एक है r है रूट इनिशिएशन का और दूसरा r है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। तो एक है फिफ्थ हमारे पास रूट इनिशिएशन, एक r है, और दूसरा है आर हमारे पास रेस्पिरेशन का। तो रूट इनिशिएशन वाले आर की अभी हम बात कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो इनहिबिट कर देती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो हाई होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, ये इनहिबिट कर देती है रूट की इलोंगेशन को, ठीक है ना। इनहिबिट रूट इलोंगेशन, रूट को इलोंगेट होने से बचा देती है। तो जब इलोंगेट हो जाती है ना, तो नंबर ऑफ दी इनहिबिट कर देती है रूट को की जो है वो सीधी ग्रोथ को, मतलब कि इलोंगेट बढ़ने के अमल को। जिस तरह के अब ये रूट है, ये टिप से ग्रोथ इसकी रोक देती है, लेकिन लेटरल ग्रोथ जो होती है ना वो बढ़ा देती है रूट की, ठीक है। लेटरल ग्रोथ इंक्रीज। तो हाई ऑक्सीजन एक तरफ ये रोकेगा सीधी ग्रोथ को, मतलब कि इस तरह ग्रोथ रोक देगा तो सीधी जा रही है, लेकिन जो साइड से रूट्स निकल रही है ना, इनकी ग्रोथ बढ़ा देगा, ठीक है ना। लेटरल रूट्स को इंक्रीज कर देगा, लेटरल रूट्स के नंबर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो अगर हम अप्लाई करें ना एक ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक, तो रूट इनिशिएशन के बाद है हमारे पास 6 में है हमारे पास रेस्पिरेशन। अभी हम रेस्पिरेशन के अंदर बात करते हैं कि ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ये स्टिम्युलेट करता है रेस्पिरेशन को, स्टिम्युलेट बाय ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन स्टिम्युलेट होती है बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्योंकि किस तरह स्टिम्युलेट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना वो रेस्पिरेशन के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ताकि एडीपी जो हो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अब देखें आप ग्रोथ बढ़ा, ऑक्सीजन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो सेल की ग्रोथ के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, एटीपी यूज़ हो रही है सेल की ग्रोथ के अंदर। जब एटीपी यूज़ होगी ग्रोथ के अंदर तो पीछे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एडीपी। जब एडीपी प्रोड्यूस होगी तो सेल को क्या चाहिए अब, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी करेंसी तो यूज़ हो रही है इसके अंदर ग्रोथ के अंदर। तो क्या होगा फिर सेल को ने अब ये एनर्जी प्रिपेयर करनी है, वो किस तरह प्रिपेयर करेगा एनर्जी, ऑब्वियसली थ्रू रेस्पिरेशन ही सेल एनर्जी प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए रेस्पिरेशन का अमल भी बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ना तो इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करेगा, ज़्यादा ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा एटीपी यूज़ होंगे, ज़्यादा एटीपी यूज़ होंगे, ज़्यादा एडीपी बनेंगे, एडीपी बनेंगे, एनर्जी लेवल लो होगा, एनर्जी लेवल लो होगा, एनर्जी चाहिए होगी। जब एनर्जी चाहिए होगी तो रेस्पिरेशन से ही एनर्जी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2r की भी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं ए की। तो ए से क्या है, एपिकल डोमिनेंस। तो अब हम एपिकल डोमिनेंस की बात करते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ये प्रमोट करता है एपिकल ग्रोथ को, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। मतलब कि जब रूट के अंदर ये सीधी ग्रोथ को, अगले वाली ग्रोथ को रोकता था, लेकिन इसके अंदर जो है ना स्टेम और शूट्स के अंदर ये क्या करता है, एपिकल ग्रोथ को बढ़ाता है। ऑक्सीजन प्रमोट करता है, और जो लेटरल ग्रोथ होते हैं ना उनको क्या करता है, सप्रेस्ड करवा देता है। जब टर्मिनल बड जो होती है वो ग्रो करेगी और लेटरल बड की जो होगी वो लेटरल जो होंगी उनको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो जो लेटरल साइड पे जो होंगी ना बड्स वो सप्रेस कर जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम रिमूव कर दें एपिकल बड को, देखें अब ये जो है ना, ये है हमारे पास एपिकल बड, ठीक है। एपिकल बड ऑक्सीजन से ग्रो करती है, और जो साइड वाली बर्ड्स होती हैं ना, इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, सप्रेस, ठीक है।
सप्रेस हो जाती है जब एपिकल बड को हम रिमूव कर देंगे ना, ठीक है, तो जो लेटरल बड्स होती हैं ना उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि जब इसको रिमूव करेंगे ये तो बढ़ेगा ही नहीं, तो जो इसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो इसको मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर एपिकल बड, जो ऊपर वाली बड है ना, ये डोमिनेट करती है नीचे वाली को, क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट्स सारे ये इस्तेमाल कर रही है, ये डोमिनेंट है, ये इससे डरती हैं, ये ऐसे बेचारी रहती हैं, ये ग्रो करता रहता है। तो जैसे फिनोमिने को, जो ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो है वो एपिकल बड, ऊपर वाली बड जो होती है वो डोमिनेट करती है नीचे वाली बड को, ठीक है ना, और लेटरल बड्स को भी ग्रो नहीं होने देती है, ठीक है, उसको नहीं करते। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एपिकल डोमिनेंस। Apical dominance is the phenomena in which the apical bud dominates over the lateral bud and suppress the growth of the lateral bud, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो स्कूग और थिममैन ने क्या किया था, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक है स्कूग और एक है थिममैन, ठीक है। इन दोनों ने क्या देखा कि एपिकल जो डोमिनेंस है ना, ये किसके कंट्रोल में होती है, ऑक्सिन के कंट्रोल में होती है। जो टर्मिनल बड पे, यहाँ पे ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है टर्मिनल साइड पे, तो एपिकल बड इसके कंट्रोल में होती है, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये वाला जो है यहाँ से ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, नीचे की तरफ इधर, तो ये यहाँ पे ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। जिस तरह के रूट्स के अंदर ये इलोंगेशन को सप्रेस कर रहा था, लेकिन लेटरल ग्रोथ की जो लेटरल जो है बड्स थी उनकी ग्रोथ को बढ़ा रहा था, यहाँ पे ये ऊपर वाली जो है वो बड उसको बढ़ा रहा है और नीचे वाली को सप्रेस कर रहा है, मतलब कि एक उलट कंडीशन है, ठीक है। तो अगर इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने, इन्होंने एपिकल बड को क्या कर दिया, एपिकल बड रिमूव, इन्होंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसको एक ना जो ये कट करके ना, उसको बाद में क्या किया, जो ये एपिकल बड का हिस्सा था इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस विद आगर ब्लॉक, एगर ब्लॉक से इसको रिप्लेस कर दिया। तो क्या हुआ कि लेटरल बर्ड्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलने लग गई, तो इनकी ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है ना, इनकी ग्रोथ चलती रही। तो जब इन्होंने बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्लेस किया किसको, इसी कटेड पोर्शन को रिप्लेस विद आगर ब्लॉक कंटेनिंग ऑक्सिन। जब ऑक्सिन वाले अगर ब्लॉक से करेंगे तो ऊपर वाली जो है वो बड ऑब्वियसली जो होगी लिटरल बर्ड्स, वो क्या करेंगी, वो सप्रेस्ड हो रहेंगी और क्या करेंगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, ठीक है, जब अगर ब्लॉक वाली कंडीशन से ऑक्सिन को रखेंगे, ठीक है। तो हमें फिर इससे क्या साबित होता है कि जो ऑक्सिन है वो लेटरल बर्ड्स जो होती है, सॉरी एपिकल बर्ड्स होती हैं, वो स्टेम की उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, और लेटरल बर्ड्स जो होती हैं स्टेम की, उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो 2 जो है वो आगे हमारे पास ए भी हो गया है। तो क्या था हमारे पास 2 पीसीआर रेफ, ठीक है। ए की भी बात होगी, एफ की बात हम करते हैं। एफ के अंदर क्या आता है हमारे पास, फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन, फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, सेक्स एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमारे पास, फ्लावरिंग और सेक्स एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सिन इनहिबिट करता है फ्लावरिंग, मोस्टली इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को, बट लेकिन एक एक्सेप्शन है किस प्लांट की, पाइनएप्पल की, पाइनएप्पल एंड लेटस, इन दोनों के अंदर क्या करता है, ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्म फ्लावरिंग, बिल्कुल एक जैसी फ्लावरिंग को, ठीक है ना, पाइनएप्पल के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये आखिरी वाले ई की। ई के अंदर क्या आता है, इरेडिकेशन ऑफ वीड, वीड की इरेडिकेशन करवाता है ऑक्सिन, ये तो इसका एक बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है ना, इरेडिकेशन किस तरह करवाता है वीड की। तो ये कौन कौन से ऑक्सिन होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन है दो हमारे पास, 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, और दूसरा है 2,4,5 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड,
ठीक है। ये जब हाई कंसनट्रेशन के अंदर ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई करवाए जाते हैं ना किसी प्लांट के ऊपर, तो उसके अंदर क्या करता है, ये रेडिकेट करता है उस प्लांट की वीड्स को। तो आई होप सो कि आपको ऑक्सीजन की समझ लग गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ लग रही है इन टॉपिक की, प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट को विजिट करें और तमाम फिजियोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं उनसे आप जो है वो फ़ायदा हासिल करें। ठीक है ना, उनसे जो है वो आप तो अगर आपको लेक्चर्स की समझ लग रही है प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर्स की, तो अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर्स की समझ लग रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।